नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एनपीएस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईपीएफओ के बारे में बात किया था और आपको तो पता ही है कि एक टीचर वो या तो ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है या फिर एनपीएस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं या अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पीछे एक वीडियो मैंने बनाया है और कंप्लीट डिटेल उसमें हर एक चीज़ बात हम लोगों ने की है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार में नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है। देखिए, ये तो बात है ही कि जब हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसकी बचत तो कहीं ना कहीं होगी ही, उसकी सेविंग तो कहीं ना कहीं होगी ही। तो एनपीएस भी क्या है, ये एक तरीके का सेविंग स्कीम है, ये एक तरीके का रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात होती है इस पैसे के साथ में कि आदमी ये सोचता है कि वो जो है अगर गवर्नमेंट का कहीं सपोर्ट मिल जाए तो फिर ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो एनपीएस जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है ना। ये क्या है एनपीएस, अगर आपसे कोई पूछे तो आप भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट बैक्ड वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। और ये एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है, तो एक संस्था है जिसका नाम है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का क्या मतलब, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो संस्था है, यही संस्था क्या करती है, एनपीएस को रेगुलेट करती है। अब जैसे इंसान ईपीएफओ में जुड़ता है तो उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है यूएएन नंबर, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप एनपीएस से जुड़ते हैं तो यहां भी आपको एक नंबर मिलता है और उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं, प्राण। प्राण मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो आपकी पूरी जिंदगी चलता है। कहने का मतलब चाहे आप जॉब चेंज कर ले, आप जिस जॉब में हो किसी दूसरे जॉब में चले जाओ, अगर आप एनपीएस में बने हुए हैं तो पूरी जिंदगी आपके साथ यही नंबर कंटिन्यू होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जॉब चेंज करने पे ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार में ये सारी की सारी कहानी शुरू कहां से हुई। एनपीएस के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए 1999 का वो साल है जिसमें एक प्रोजेक्ट आता है, ओएसिस प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बताता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ रहा है, सरकार पे वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है बर्डन, वो बढ़ रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण। आपको तो पता ही है कि पहले ओपीएस जो है वो क्या होता था, ओपीएस चलता था। तो वो ये जो है ऐसा कुछ बात आता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि ओपीएस जो है इसके चलते सरकार पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, 2003 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना, एक संस्था सेटअप होती है जिस संस्था को बोलते हैं हम लोग पीएफआरडीए। और ये संस्था जो है, यही संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 23 अगस्त 2003 को सेट होती है। और अगले ही साल 2004 में यही संस्था लेके आती है न्यू पेंशन स्कीम। ये न्यू पेंशन स्कीम लागू कब से होता है, ये 1 जनवरी 2004 से लागू होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूट्स हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और ये उनकी चॉइस नहीं रहेगी, ये उनके लिए मैंडेटरी होगा, ठीक है ना। मतलब ये इसी में आपको रहना है। ध्यान रखिए, यहां से सिर्फ एक चीज को बाहर किया जाता है, वो है आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वही लोग सिर्फ और सिर्फ ओपीएस में रहते हैं और बाकी लोगों को क्या किया जाता है, एनपीएस के अंतर्गत कर दिया जाता है। और ये मैंडेटरी कर दिया जाता है। कब से किया जाता है, 1 जनवरी 2004 से, ठीक है ना। इसके बाद साल आता है 1 मई 2009 का। और 2009 में सरकार क्या करती है, इस एनपीएस को ओपन कर देती है बाकी लोगों के लिए भी।
2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने विभागों में इसको अप्लाई करती है एनपीएस को, तो साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसी मॉडल को एडॉप्ट कर लेती है। ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसी मॉडल को एडॉप्ट करती है। इसके बाद मई 1 2009, ये वो साल है 2009 जिसमें क्या करता है, एक एक्सटेंशन सरकार के द्वारा आता है और यहां पे ये वॉलंटरी बेसिस कर दिया जाता है इसको, कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर के लोग भी चाहते हैं, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि वो यहां आए, तो उनके लिए भी ये खुला हुआ है, वो भी अपना एनपीएस अकाउंट वगैरह अपने एम्प्लॉय का क्या कर सकती हैं, खोल सकती हैं। तो अभी आप क्या समझ रहे थे, जनवरी 1 2004 ये सरकारी लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया यहां से, और यहां से सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो वीर सैनिक हैं, सिर्फ उनके लिए ओपीएस रह गया। बाकी लोगों के लिए क्या हो गया, बाकी लोगों के लिए एनपीएस सिस्टम लागू हो गया, एनपीएस जो है वो लागू हो गया। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे जो है क्या होता है, 2013-14 का समय होता है, पार्लियामेंट से पीएफआरडीए एक्ट पास होता है और 1 फरवरी 2014 से ये पीएफआरडीए जो है ये एक लीगल पावर इसको मिल जाता है, और वहीं पे एनपीएस का नाम नेशनल पेंशन स्कीम से चेंज होके नेशनल पेंशन सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम भी चेंज होता है। साल होता है 2015 का। 2015 में सरकार जो है वो क्या करती है, एक सेक्शन लाती है 80 CCD 1B, और इसके तहत जो है टैक्स बेनिफिट्स वगैरह सरकार हम लोगों को देती है। वो टैक्स की बेनिफिट की बात हम लोग आगे भी करेंगे, अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बाद 2019 में क्या होता है, यहाँ पे एक और सरकार जो है कदम उठाती है और वो कहती है कि 60% का जो लमसम अमाउंट है उसके विड्रॉल पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। ये भी बात जो है क्या होती है, ईईई का प्रावधान आता है, मतलब एग्जेम्प्ट टैक्स कैटेगरी में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक हिस्ट्री आपने पढ़ी कि कैसे कैसे एनपीएस हम लोगों के पास आया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस में आप 2 तरीके के अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1 अकाउंट, ठीक है ना, और दूसरे को बोलते हैं टाइप 2 अकाउंट। दोनों में क्या अंतर है, टाइप 1 अकाउंट जो है ये वाला अकाउंट मैंडेटरी अकाउंट है, ये कोर अकाउंट है, मतलब ये आपका प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है, और यहां पे विड्रॉल बड़े ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। यहां विड्रॉल आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो यहां टायर 1 अकाउंट जो होता है ये मैंडेटरी अकाउंट है, ये सबके पास होगा ही होगा। इसके अलावा जो टायर 2 अकाउंट है जिसको हम टाइप 2 बोल रहे हैं, ये वाला अकाउंट वॉलंटरी होता है। कहने का मतलब ये है कि टायर 2 अकाउंट ये एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और यहां पे आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, बट इट ऑफर्स नो टैक्स बेनिफिट्स। बात क्लियर हो रही है? कहने का मतलब 2 अकाउंट आपके होते हैं एनपीएस में, आपने देखा भी होगा अगर आपने लॉगिन किया है तो एक अकाउंट होता है उसमें टायर 1 और एक होता है टायर 2। टायर 1 मैंडेटरी है, टायर 1 होगा तभी आपका टायर 2 अकाउंट आपके पास खुलेगा, ठीक है ना, और ये वॉलंटरी होता है, इच्छा है तो खोल लीजिए, नहीं इच्छा है छोड़ दीजिए, ठीक है ना, लेकिन ये वाला आपका रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो पैसा आप डालेंगे वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन टायर 1 में जब आप पैसा डालते हैं तो वहां पे विड्रॉल बड़े ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आगे बात करेंगे किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। चलिए बेसिकली होता क्या है एनपीएस में, एनपीएस में एक व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी होती है, उसकी जो बेसिक है और उसका जो डीए है, इन दोनों का 10% उसकी सैलरी से कट जाता है, ठीक है ना, इन दोनों का 10% उसकी सैलरी से कट जाता है और 14% जो है बेसिक और डीए का गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या करती है, गवर्नमेंट अपने तरफ से मिलाती है, ठीक है ना। तो एनपीएस में बेसिकली यही सिस्टम काम करता है
कि 10% आपका बेसिक और डीए का कट जाता है और गवर्नमेंट 14% अपने साइड से मिलाती है, ठीक है ना। कॉरपोरेट सेक्टर का क्या है, वहां रूल थोड़ा अलग है, वहां पे कटने का रूल और वहां वो जो कंपनियां मिलाती हैं वो रूल वो कंपनी खुद ही तय करती हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में यही वाला नियम फॉलो होता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि इससे टैक्स की छूट कैसे मिलती है। आपने जब अपना इनकम टैक्स वाला फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने एक सेक्शन देखा होगा 80 CCD 1 या 80 CCD 1B या 80 CCD 2। तो ये 80 CCD 1 और 1B जो हैं ये आपको क्या करते हैं, ये आपको बेसिकली 2 लाख तक के टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। मतलब 2 लाख तक के इनकम पे आप क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। मतलब आपका जितना इनकम है उसमें से 2 लाख यहां छूट हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर क्या होता है, आप दायरे में आएंगे तो टैक्स लगेगा, नहीं आएंगे तो नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट जो है एनपीएस के तहत जो है आपको मिलता है। 80 CCD 2 ये प्रावधान करता है कि सरकार जो 14% मिलाएगी वो 14% टैक्स फ्री होगा, ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। बात क्लियर है। लेकिन एक और रूल इसके साथ में जुड़ता है, वो क्या जुड़ता है कि अगर सरकार जो मिला रही है वो पर ईयर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तब टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अगर 7.5 लाख से कम है तो फिर क्या होगा, फिर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये दायरा है, एक लिमिट यहाँ पे सेट हुई है। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब एनपीएस में टैक्स बेनिफिट भी है, यहां आप टैक्स से भी बचते हैं एनपीएस अकाउंट खुलवाने से। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका पैसा कटता है या सरकार जो जमा करती है पैसा, वो बेसिकली पैसे का होता क्या है, वो पैसा जो है वो पैसा जाता कहां पे है। तो इस चीज को बड़ी आसानी से समझिए कि आपका जो पैसा है वो 4 जगहों पे जाता है, 4 ग्रुप्स में जाता है। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसेट ई ग्रुप, एक को बोलते हैं एसेट सी, एक को बोलते हैं एसेट जी और एक को बोलते हैं एसेट ए, ठीक है ना। एसेट ई जो ग्रुप होता है, ई होता है इक्विटी के लिए, मतलब आपका पैसा इक्विटी में लगा दिया जाता है। इक्विटी में जब पैसा लगता है तो इसका मतलब होता है कि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में लगेगा। अब जब बड़ी कंपनियों के शेयर आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको वो कंपनी फायदे अगर बहुत ज्यादा करेगी तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी कहीं घाटे में गई तो आपका बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला गेम चलता है, ठीक है ना। अब पूरा पैसा यहां नहीं लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगता है, पैसा इसके अलावे भी लगता है। और कहां लगता है, एसेट सी ग्रुप में भी लगता है। एसेट सी ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये कॉर्पोरेट डेब्ट वाला सेक्शन होता है। यहां पे जो पैसा लगता है वो किस रूप में लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लोग कर्ज देते हैं। तो देखिए जब यहां पे पैसा लगता है तो यहां पे पैसा डूबने का चांस रहता तो है लेकिन कम रहता है, यहां पे रिस्क जो है वो मीडियम रहता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावे आपका पैसा लगेगा कहां पे, एसेट जी ग्रुप में। ये एसेट जी ग्रुप क्या है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, मतलब यहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगते हैं। कहने का मतलब किसी केंद्र सरकार को जरूरत पड़ी, किसी राज्य सरकार को जरूरत पड़ी तो केंद्र या राज्य सरकार को क्या किया जाएगा, कर्ज के रूप में पैसा दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर एसेट जी ग्रुप। तो यहां पे बेसिकली रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार तो पैसा लेके नहीं ना भाग जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए यहां रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। इसके बाद एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एसेट ए ग्रुप। ये जो होता है यहां पे पैसा आरईआईटी इन सब चीजों में लगता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि टोटल पैसे का मैक्सिमम 5% ही यहां पे यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्या, तो ये रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाली चीजें होती हैं वहां पे पैसा लगता है। तो ये बहुत हाई रिस्क वाली चीज होती है कि कहीं मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो बर्बाद ही हो जाए, ऐसा तो हो ही सकता है। तो ये हाई रिस्क वाली चीज होती है बहुत ज्यादा,
लेकिन ध्यान रखिए यहाँ लिमिट सेट है कि मैक्सिमम 5% ही पैसा लग सकता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हैं। अब देखो एक दो बातें हैं, ये पैसा बेसिकली लगाता कौन है? तो ये पैसे जो है लगाने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स रखे जाते हैं, ठीक है ना। जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं वही क्या करते हैं, वही आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही आपके पैसे को अच्छी जगहों पे लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उनसे बेहतर मुझको जानकारी है शेयर मार्केट की, मैं अपना पैसा लगा सकता हूं, तो आप ऑप्शन है, आप भी जो है अपना पैसा क्या कर सकते हैं, ऐसा चुन सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां पे लगाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो बेसिकली आप छोड़ दीजिए, वो चूंकि वो खुद ही प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग जो है वो अपना क्या कर लेंगे, वो खुद ही मैनेज कर लेंगे कि कहां पे लगाना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए एक चीज होती है कि जैसे जैसे क्या होता है, आप ग्रोवर, जैसे जैसे आप ओल्डर होते हैं, मतलब आप ग्रो करते हैं, मतलब जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे पैसा जो है वो हाई रिस्क वाली जगहों से निकाल के मीडियम और लो रिस्क वाले जो जगह हैं वहां पे सेट करने दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इसलिए बहुत बेहतर तरीका है, वो मैनेज करने वाले लोग हैं बेहतरीन से मैनेज करते हैं। खुद अपना ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत मुझको नहीं लगती है, ठीक है ना। फिर भी अब देखिए बात करते हैं विड्रॉल की। क्या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के पहले विड्रॉल कर लें, मतलब क्या यहाँ पार्शियल विड्रॉल का सिस्टम है? तो बात करें अगर, तो इसका आंसर है जी हाँ, है यहाँ सिस्टम, आप पहले विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि विड्रॉल बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड होता है एनपीएस में, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपको एनपीएस में कम से कम 3 साल ज्वाइनिंग के हुए होंगे, तभी जाकर के आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं, सरकार जो कंट्रीब्यूट करती है आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कब? ये बात हो रही है रिटायरमेंट के पहले विड्रॉल की, ठीक है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि रिटायर होने के पहले ही मैं एनपीएस से पैसा निकालूं, तो वहां पे आप सिर्फ अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 25% तक, ठीक है ना, मैक्सिमम 25% तक अपना ही निकाल सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 25% तक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप पूरी जिंदगी में 3 ही बार पैसा निकाल सकते हैं। कब? अगर आप रिटायरमेंट के पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तब। जरूरत अलग अलग हो सकती है, चाहे बच्चे को पढ़ाना हो, या फिर जो है कुछ परचेज करना हो, या कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, या फिर कोई इलनेस वाली बात है, तो अलग अलग वजहें हो सकती हैं पैसा निकालने की। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि एनपीएस में विड्रॉल सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली सिक्योर्ड है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक तो आप सिर्फ अपना ही जो कंट्रीब्यूशन है वही विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपका पैसा जमा हुआ है वही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका भी जमा हुआ है तो आप मैक्सिमम 25% ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एक बार विड्रॉ कर लेते हैं, आपकी मान लीजिए 3 साल जॉब की हो गई है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप विड्रॉ आपने कर लिया, तो अब अगला विड्रॉल ना वो 5 साल के बाद ही होगा। मतलब एक विड्रॉल से दूसरे विड्रॉल में 5 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा क्या है, हाई सिक्योर है, यहाँ पे विड्रॉल वाले नियम बहुत ही सख्त हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप जब रिटायर करते हैं 60 की एज में, या जब भी आप रिटायर करते हैं उस समय आपके पैसे का क्या होता है। तो जब आप रिटायर करते हैं ना, तो आपका ये पैसा 100% है, मतलब इसमें आपका भी है, सरकार का भी मिला हुआ है, दोनों पैसे हैं। तो ये जो 100% पैसा है ये 2 भागों में बढ़ता है, 60% और 40% में, ठीक है ना। ये जो 60% वाला हिस्सा है, इस 60% को हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम विड्रॉल, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लमसम विड्रॉल। और ये जो 40% है ये है एनुइटी, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब रिटायर करेंगे तो आप अपना 100% पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये जो 60% है आपके पैसे का,
ये 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मैक्सिमम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये जो 40% है इसका क्या होगा, ये 40% से आपको एक एनुइटी प्लान लेना पड़ेगा, मतलब एक पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। किसी भी कंपनी से आप लें, चाहे LIC से लें, चाहे SBI लाइफ से लें, आप किसी भी कंपनी से लें, ये जो 40% है, इस 40% का यूज सिर्फ और सिर्फ मंथली पेंशन प्लान लेने में होगा। अब ये जो 60% है ये टैक्स फ्री होता है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये जो 40% है, अगर ये पैसा टैक्स के दायरे से ऊपर है तो फिर यहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये पैसा टैक्स फ्री नहीं होता, ये टैक्सेबल पैसा होता है। और इस आप चाहे तो 100% नहीं निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, 60%। और ये जो 40% है ये क्या होगा, इसका आप एनुइटी प्लान लीजिएगा, मतलब पेंशन प्लान लेंगे, जिससे आपको मंथली पेंशन प्लान होगा और वो भी टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं ऐसा है कि आपकी जो टोटल, मतलब रिटायरमेंट के समय तक अगर आपने टोटल जो पैसा जमा किया है वो ऐसा हो कि वो टोटल पैसा 5 लाख ही हो, ठीक है ना, या 5 लाख से कम हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में सरकार आपको ऑप्शन देती है कि आप 100% विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी एनुइटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100% विड्रॉल का एक ही नियम है कि आपका पैसा 5 लाख से कम हो, ठीक है ना, या मैक्सिमम 5 लाख हो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होगा तो वही 60-40 का रेशियो में पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए प्री मैच्योर एग्जिट की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप वॉलंटरी ऐसा चाहते हैं कि आप 60 साल के पहले एग्जिट हो रहे हैं, किसी भी कारण से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो प्री मैच्योर एग्जिट के कुछ नियम हैं कि यहाँ पे आप विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका 5 या 10 साल जो है ये कंप्लीट हुआ हो वहां पे सर्विस पीरियड में। दूसरी चीज कि यहाँ पे आप 80% जो पैसा है इसका आपको एनुइटी प्लान लेना पड़ेगा और 20% पैसा ही आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप खुद से 60 साल के पहले एग्जिट करते हैं तब, तो वैसी स्थिति में 20% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और 80% आपको क्या करना होगा, पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपका कहीं ऐसा है कि टोटल अमाउंट 2.5 लाख ही जमा है और आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बाहर निकल रहे हैं वहां उस जगह से, तो वैसी स्थिति में अगर 2.5 लाख से कम है पैसा जमा तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे नियम हैं। NPS के बारे में अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं या अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए NPS का एप्लीकेशन है, प्रोटियन के द्वारा बनाया हुआ है, वही प्रोटियन जिसको पहले NSDL के नाम से भी जाना जाता था, या फिर के फिनटेक या CAMS नाम का पोर्टल वगैरह है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, NPS के बारे में और भी चीज़ों को जान सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में मैंने लगभग चीज़ों को कवर किया है और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं, आप ही टॉपिक सजेस्ट करिए और मैं उसके हिसाब से अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।